हैरानी इस बात की होती है कि गुरुजी को इस देश का नागरिक ही नहीं माना जा रहा। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है रमेश चैल और मैं हरियाणवी मूवी और वेब सीरीज़ में डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर हूँ हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर। डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए कितने साल हो चुके हैं आपको? देखिए, मैं तो पैदा ही इस माहौल में हुआ था और मेरी तो 5 पीढ़ियाँ हो गई हैं जो डेरा सच्चा सौदा से अभी भी जुड़ी हैं। जी। तो सर ये पूछना चाहूँगा कि जो अभी गुरुजी के केस चल रहे हैं उनके अंदर आप कितनी सच्चाई मानते हैं? देखिए, सवाल आपका बड़ा वाजिब है, लेकिन इसके साथ मेरा भी एक सवाल है। हम भारत की न्याय व्यवस्था को देखते आ रहे हैं कि पहला सवाल तो यही है कि क्या आज तक कभी किसी निर्दोष को सज़ा नहीं हुई। मैं खुद इस मामले में 3 महीने मैं भी जेल में रह के आया हूँ। वहाँ के जो लोगों के हालात देखे हैं, वहाँ पे 60% लोग, आप लोगों को हैरानी होगी और ये एक सर्वे भी हुआ था, 60% लोग निर्दोष हैं और उनमें से 20% वो हैं जिसको बाई एक्सीडेंटली, मतलब अचानक उनसे कोई ना कोई क्राइम हो गया, और 20% लोग ही जेल के अंदर ऐसे हैं जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं। तो वो जो 60% लोग हैं, तो कानून में जितनी भी कमियां हैं, हमारे जो कानून कहते हैं ना कि भारत का कानून सबसे लचीला है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कमियां हैं और उनका फ़ायदा उठा के वो लोग, निर्दोष लोग सज़ा काट रहे हैं। उन पर आपने देखा होगा फिल्में भी बनी, अंधा कानून और पता नहीं कितनी सारी हैं, जो नाम आप टाइटल से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसी का शिकार जी मैं मानता नहीं, बल्कि मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं तो यहीं पढ़ा हूँ और यहीं रह रहा हूँ। मैं ये नहीं है कि उन लोगों में से नहीं हूँ भाई, कि जो महीने में आ गए, सत्संग सुना और वापस चले गए। बचपन से ही यहीं रह रहा हूँ। डेरे की रग रग से, नस नस से मैं वाकिफ़ हूँ, डेरे के कामों से मैं वाकिफ़ हूँ। और गुरुजी के जो काम हैं, जितने भी उन्होंने इंसानियत की कह लीजिए, जितने भी उन्होंने मानवता भलाई के जितने भी उन्होंने काम शुरू किए, वो दिल से किए उन्होंने, और जिस हिसाब से उन्होंने शुरू किए थे, ये बात तो जो उनके विरोधी रहे हैं वो भी मानते हैं कि इतनी शिद्दत से, इतने अच्छे ढंग से अगर कोई काम किसी ने सिरे चढ़ाया तो वो हैं सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी। ये तो मैं नहीं, आम लोग भी मानते हैं। मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री और हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ कई बार उठता हूँ, बैठता हूँ, तो आम चर्चाएं चलती हैं उसमें कि यार एक आदमी है, पहले गवाही देता है, फिर अपनी बात से मुकर जाता है। जब मुकरता है तो सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट पेश करती है कि जी ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। वो आदमी फिर जैसे ही पहले केस का फैसला आया, उसके बाद वो एक्टिव होता है और वो कहता है मैं भी फिर गवाही दूंगा। उसी की गवाही को आधार मान के और ये फैसला सुना देना कि जी हाँ इन्होंने, ये दोषी हैं, तो अपने आप में ये सवाल खड़ा करते हैं। और उसका आपने जो ये घटनाक्रम अभी थोड़े दिन से हम देख ही रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भारत की न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही। वो या तो मीडिया पे आपका ट्रायल शुरू हो गया, मीडिया ने जो भी कह दिया, मीडिया को देख के, या कुछ भी आजकल जो ये खासकर जो यूट्यूब चैनल्स चले हुए हैं, अपनी व्यू बढ़ाने के लिए एक सनसनीखेज माहौल वो तैयार करते हैं। उनको देख के, उनके पीछे लग के, उनको बिल्कुल ना उनके पास फैक्ट हैं, ना उनके पास कुछ भी। अगर हम लोग उनको, मैं भी कई बार मेरे सामने आ जाती है कोई वीडियो देखता हूँ कि बिल्कुल ये कहते हैं ना कि रस्सी का सांप बनाना, ये तो हवा में अजगर बना रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों को मान के फैक्ट की तरफ कोई ध्यान ना दे के फैसला सुनाना मेरे हिसाब से भारत की न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करता है। देखिए, मैं इस लोकतांत्रिक, हमारा जो देश है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मैं भी इसका हिस्सा हूँ। तो भाई उम्मीद तो कायम रहती है कि अगर 100 बेईमान हैं, 99, वो कहावत है ना कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। अगर 99 बेईमान है तो कोई एक तो ईमानदार होगा। वो उम्मीद हमारी नहीं टूटी है और उम्मीद है हमें हाई कोर्ट से भी और उससे ऊपर भी, जितना भी जहाँ तक का भी है, कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो हमें न्याय मिलेगा। कि जब गुरुजी जेल में नहीं थे, बाहर थे, तो आप आंकड़े उठा के देख सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं कि नशा और जो दूसरे तरह के विकार थे समाज में, उनका ग्राफ गिरता जा रहा था। चाहे वो क्राइम है, किसी भी तरह की, अगर आप देखिए समाज का एक
अच्छा निर्माण हो रहा था। दिन प्रतिदिन जो लोग आके यहाँ पे नशे छोड़ रहे थे, कस्में ले रहे थे, और इवन के गुरुजी ने तो यहाँ तक के अभियान चला रखे थे यूथ के लिए। वो फार्म भर के कस्में एक जुबान देते थे कि हम लड़कियों को बुरी नज़र से नहीं देखेंगे, छेड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो एक अच्छे समाज का निर्माण करने में गुरुजी लगे हुए थे, और वो विचार तो उनके आज भी जिंदा हैं। वो विचार उनके आज भी लोगों में बिल्कुल प्रवाह है, उसका लोगों पे असर आज भी है। लेकिन अगर वो बाहर होते तो शायद आज जो नशे के जो आंकड़े एकदम से ग्राफ बढ़ा है, घर घर में आप अगर हरियाणा में देखें, पंजाब में देखें, जिस तरह के हालात हैं वो कम होते। आखिरी प्रश्न है आपसे कि जैसे गुरुजी ने जो अंतिम फैसला आया, उस फैसले आने के बाद भी माननीय जज साहब से अपील की कि हमें अंदर रहते हुए भी, जब तक हम अंदर हैं तब तक हमें अंदर रहते हुए भी समाज सेवा के कार्य करने के लिए, अपनी संगत को गाइड करने के लिए कोई सिस्टम हमारा बनाया जाए। अगर गुरुजी ऐसे अंदर से आपको कोई अंदर से मैसेज देते हैं तो उसके ऊपर आपकी जो संगत है, आप लोग कैसे उसके ऊपर जो है एक्शन लोगे? देखिए, गुरुजी ने जो अपील की है, गुरुजी हर बार ये चीज़ कहते रहते हैं, और मुझे हैरानी इस बात की होती है कि जेल मैनुअल अगर आप पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ते हैं, तो हर किसी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने परिजनों से, अपने बच्चों से, अपने यार दोस्तों से बात करने की आज़ादी है, उनका अधिकार है। ये अधिकार भी गुरुजी से छीन लिया गया। पता नहीं, हैरानी इस बात की होती है कि गुरुजी को इस देश का नागरिक ही नहीं माना जा रहा। हर किसी को अधिकार, इवन के हार्डकोर क्रिमिनल लोग हैं, जिन्होंने जो शार्प शूटर हैं, जो लोग बिल्कुल, जिसका आपराधिक ग्राफ इतना बड़ा है कि उनके नाम से थर थर कांपते हैं लोग, उनको पैरोल तक मिल जाती है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपने घर पे बात कर लेते हैं। लेकिन हमारे मामले में ये चीज़ समझ से परे है कि हमें ये चीज़ें करने के लिए बार बार कभी न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, कभी जेल सुप्रीडेंट को कहना पड़ता है, कभी सरकार, इवन कि हम हर कोई ऐसा दर नहीं होगा जहाँ तक मेरे हिसाब से हमारे अनुयायियों ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। उसके बावजूद भी इस तरह की अगर सरेआम आम लोगों को भी दिख रहा है कि कोई ना कोई तो वजह है जिसकी वजह से हमें हमारे अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। धन्यवाद बात करने के लिए।